नमस्कार फेलो इंडियंस, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल धाकड़ हिंदुस्तान में। तो आपने अब तक देखा कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम की गलियों से निकल रहे थे और वहाँ से हमने कई पड़ाव देखे। उसके बाद एक तकलीफ भरा पड़ाव भी आया, भारत का विभाजन। आज बात करते हैं एक सुखद पड़ाव की, और वो है भारत की आज़ादी, जो हमने हासिल की 15 अगस्त 1947 में। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। और एक आज़ाद देश छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। आज़ादी के दिन पंडित नेहरू ने एक भाषण दिया, ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिसकी अगर हम सामान्य हिंदी में अनुवाद करें ये होता है भाग्य से एक मुलाकात या भविष्य से एक मुलाकात। क्योंकि पंडित नेहरू बहुत अच्छे लेखक थे, विद्वान थे, इसलिए उनका ये भाषण 20वीं शताब्दी के सबसे बेहतरीन भाषणों में से एक माना गया है। पंडित नेहरू का जो तौर तरीका था देश के लिए, वो काफ़ी आधुनिक था। फिर चाहे वो औद्योगिकरण हो, चाहे विज्ञान और तकनीकी हो, या फिर और भी कोई देश की आवश्यकता, विशेष रूप से आर्थिक मामले में भी वो काफ़ी आधुनिक थे। भारत ने एक कृषि प्रधान देश की तरह अपनी यात्रा आरंभ की, और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को भरपेट भोजन देने के लिए भरपूर फसल ज़रूरी थी। पंडित नेहरू ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था कायम की। पंचायती राज एक 3 परतों की व्यवस्था होती है। इसमें सबसे पहले आती है गांव की पंचायत, ग्राम पंचायत, और सबसे बड़ी होती है जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत में किसानों की समस्याएं सुनी जाती हैं, जिन्हें जिला पंचायत तक, उसके बाद राज्य स्तर तक और फिर राष्ट्र स्तर तक पहुंचाया जाता है। इस तरह से हमारे किसानों को अब सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का बहुत अच्छा मौका दिया। पंडित नेहरू के ही समय में हरित क्रांति भी लागू हुई। हरित क्रांति का वास्तव में मतलब होता है ऐसी फसलों का विकास करना जिससे कम समय में बहुत ज़्यादा पैदावार हो, और ये इतनी बड़ी आबादी वाले देश के लिए ज़रूरी थी। पंडित नेहरू औद्योगिकरण की रफ्तार बहुत तेज़ रखना चाहते थे। उन्होंने कई स्टील प्लांट, बिजली के संयंत्र, भाखड़ा नंगल डैम, ऐसे ही कई संयंत्र शुरू किए और इन्हें आगे भी वो बढ़ाते रहे। आर्थिक मामलों में पंडित नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाएं आरंभ की, जिसमें देश के राज्यों, जिलों, गांवों में की आर्थिक स्थिति, उनको क्या चाहिए ये दिया जाता, और हर 5 वर्ष में इसका आकलन होता। जो भी कमी रह जाती उसको अगली पंचवर्षीय योजना में प्रमुखता से रखा जाए। तो इस तरह से काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से देश ने आगे बढ़ना शुरू किया। पंडित नेहरू ने एक नॉन अलाइन मूवमेंट
भी शुरू किया। इसके अनुसार यदि दो देश कोई लड़ रहे हैं तो हम ना तो उनका पक्ष लेंगे और ना ही उनके विपक्ष में बोलेंगे। उनकी जो धारणा थी भारत के लिए, समाज के लिए, भारत के लिए सामाजिक धारणा, वो धर्मनिरपेक्षता की थी। और इसके साथ ही वो विश्वास करते थे हमारे वेदों की उसमें वसुधैव कुटुंबकम में। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है सारा विश्व एक परिवार है। ये दोनों बातें हिंदू समाज के रीति रिवाज और उनके रहन सहन के अनुसार थी। हिंदू परिवार ज़्यादातर अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहते हैं। वो दंगा फसाद या मारकाट में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने इस तरह की शांति प्रियता की बातें कही और उन्हें लागू किया। ऐसा नहीं है कि पंडित नेहरू ने सब कुछ बहुत अच्छा किया और हर तरह सफल रहे। निसंदेह वो बहुत विद्वान थे, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे। लेकिन 1962 में पंचशील समझौते के बावजूद चाइना ने अचानक हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, पंचशील समझौता बुद्ध की शिक्षा के अनुरूप होता है और इसमें दो राष्ट्र एक दूसरे के साथ शांति से रहते हैं, उसकी सीमाओं में अतिक्रमण नहीं करते हैं और आदर करते हैं उनकी सीमाओं का। परंतु चाइना ने इसका उल्लंघन करते हुए, चीन ने इसका उल्लंघन किया और भारत पर आक्रमण कर दिया। पंडित नेहरू को ये बात या भारतीय सेना को ये इतना अचानक हुआ कि वो इसके लिए तैयार नहीं थी। इस युद्ध में भारत की हार हुई। तब भारत ने विदेशों से मदद मांगी, विशेष रूप से अमेरिका से, और तब चीन ने अपने कदम पीछे खींचे थोड़े और लड़ाई बंद हुई। परंतु ये हार भारत की एक बहुत बड़ी हार है और पंडित नेहरू के बहुत अच्छे शासन में एक खराब सी और अप्रिय सी घटना है और इसे कई बार बताया भी जाता है। इस बात से उस वक्त के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत नाराज हुए। उन्होंने पंडित नेहरू की इस बात के लिए आलोचना की और यही नहीं, उन्होंने उस वक्त के रक्षा मंत्री को बर्खास्त भी कर दिया। हालांकि पंडित नेहरू ने उनसे ऐसा करने के लिए मना किया। इससे एक बात और अच्छी लगती है यहाँ पर कि उस वक्त ऊंचे पद, राष्ट्रपति जैसे, अपने पद की गरिमा को बहुत अच्छी तरह से बनाए रखते थे और अच्छा कार्य करते थे। उस वक्त के प्रधानमंत्री भी उस पद की गरिमा का सम्मान करते थे। तो ये राजनीति का बहुत अच्छा स्तर था, ये प्रजातंत्र का भी बहुत अच्छा स्तर था और इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाता था कि आपकी तारीफ और आपकी बड़ाई तभी तक है जब तक आपके कार्य अच्छे हैं। तो इस तरह से पंडित नेहरू का कार्यकाल रहा। बहुत आधुनिकीकरण किया उन्होंने, उद्योगों को बढ़ावा दिया। लेकिन 1964 में, ऐसे यही सब कहते हैं कि उनकी ये चीन के साथ उनकी हार का दुख उन्हें इतना ज़्यादा रहा कि उन्हें कई बार दिल का दौरा पड़ा और तीसरे दौरे में हृदय गति के रुकने से उनकी मृत्यु हुई। तो इस तरह से भारत के एक सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, एक बेहद लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व में जाने माने प्रधानमंत्री, जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी भारत को बहुत अच्छा स्थान दिलाया।
और एक स्टेट्समैन कहे जाने वाले प्रधानमंत्री का इस दुख में कि वो चाइना की चाल को नहीं समझ सके और देश को एक हार देखनी पड़ी, उनकी मृत्यु।